हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने उसका एक पार्ट पढ़ लिया था कि जब बिंदु किसी द्विध्रुव के अक्ष पे हो, यानी अक्षीय स्थिति का अध्ययन हमने किया है पहले भी। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति, यानी वह जो बिंदु है वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे ना हो करके कहीं और होना चाहिए। तो लेकिन बच्चों, इससे पहले जो अक्षीय स्थिति हमने पढ़ा था उसका हमने डेरिवेशन किया था, तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो पहले उसे देख लेते हैं बच्चों। जब मैंने आपको बताया था कि 1/r+l इतने का होल स्क्वायर और r-l इतने का होल स्क्वायर था, तो बच्चों मैंने इसको जल्दी जल्दी में 1/r² + l² और r² - l² कर दिया था, परंतु यह गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर a+b और यहाँ पर a-b है, दोनोल का स्क्वायर लगा है, तो हम इसे इस प्रकार कह सकते थे कि r+l और r-l इतने का पूरे का होल स्क्वायर। और अब यह a+b और a-b से टूट जाता नीचे, a² - b² और इसका ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाता। यह इसका सही तरीका था। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती हैं, तो इसे आप देखिए और ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही मिस्टेक था। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु बिंदु जो है वो अक्ष पे नहीं होगा, यानी इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो इसका आइए हम फिगर समझते हैं। तो ये देखिए आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है A और B, ये +q आवेश है और यहाँ पर -q आवेश है। इसकी लंबाई पिछले की भांति 2l होती है और उसको हम आधा आधा केंद्र से, इसका केंद्र O मान लिया तो L और L मान लिया। वहां पर इस साइड हुआ करता था बिंदु, अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने मान लिया यहाँ C पर क्या है, एक बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हमने माना कि द्विध्रुव के केंद्र O से ये जो C है ये r दूरी पर है। कहां पर बच्चों? ये द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर यह बिंदु C है और यह इससे थीटा कोण बना रहा। अब देखिए बच्चों, यह इस प्रकार बन जाएगा कि ये आपकी दूरी हो जाएगी r और ये आपका दूरी हो जाएगा l। अगर मैं आपसे कहूं कि यह दूरी आप बताइए, तो आप कहोगे कि पाइथागोरस प्रमेय से यह होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वहां से ये निकल जाएगा √ के अंदर r² + l²। तो ये एकदम छोटी सी बात है, इसे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ समझ में आती होगी। तो देखिए यह AOC में ये आपका जो हो जाएगा ये r² + √ के अंदर l² हो जाएगा। और जब इधर का आप भाग देखोगे तो यह भी आपका r² + l² हो जाएगा। मैं हट जाता हूं, देखिए ठीक है। अब हम कहेंगे उसी प्रकार +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो हम कहेंगे कि +q आवेश के कारण बच्चों E1 जो होगा वो आपका होगा 1/4πε0 के q बच्चों √r² + l² इतने का होल स्क्वायर होगा, तो रूट हट जाएगा और आ जाए आपका r² + l²।
इसको हम कह देंगे समीकरण 1 है। इसी प्रकार अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। E2 निकालेंगे तो बच्चों E2 जो है 1/4πε0 के Q अपॉन, यह भी क्या है दूरी, इसके केस में भी यही ली जाएगी √r² प्लस L², और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ रूट हट जाएगा तो r² प्लस L², यह इसका हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कह देंगे बच्चों। अब अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा तो कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चों देखिए समीकरण 1 में है E1 और समीकरण 2 में है E2। इधर का चीज जो लिखा है आपके राइट हैंड साइड का वो E1 में भी बराबर है और E2 में भी वही चीज लिखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो E1 है वही आपका E2 भी है। यानी समीकरण 1 व 2 से हमारा निकल के आया E1 बराबर E2 है। अब हम क्या करेंगे, परिणामी E निकालेंगे। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जब निरक्षीय स्थिति में आप परिणामी E निकालेंगे तो वो होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि यह कोण, यह तिरछी ऊंचाई है, इसलिए इसे हमें x और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर लाने के लिए यहाँ पे cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे याद रख लीजिए कि परिणामी जो है E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा होगा। तो यहाँ से बताइए बच्चों, जब E1 और E2 दोनों बराबर हैं तो जहाँ पर E2 लिखा है वहाँ पर मैं E1 लिख दूँ, यानी कह सकते हैं E = E1 cos थीटा और प्लस E1 cos थीटा, यानी आपका जो परिणामी आ जाएगा बच्चों 2E1 cos थीटा। यानी आपका जो परिणामी आया है वो आया है 2E1 cos थीटा। अब जब 2E1 cos थीटा आया है बच्चों तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे दोनों का। अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूं। तो देखिए E = 2E1 cos थीटा है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × E1 का मान रखेंगे बच्चों। E1 का मान यह है 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², यह हो जाएगा। और बच्चों cos थीटा हमें कैसे चाहिए, चित्र हमारा इस प्रकार था, ये इस प्रकार, यह L था, यह R था, यह √r² प्लस L² था, यह कोण आप थीटा कहें। तो ये बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार आपका है L और कर्ण है √r² प्लस L²। इसे L और इसको लिख देंगे r² प्लस L² की पावर 1/2, यानी cos थीटा का मान हमने निकाल लिया L/√r² प्लस L² का पावर 1/2। तो इस cos थीटा के मान को बच्चों मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर E1 का मान रख चुके हैं और cos थीटा का नहीं रखे हैं, तो cos थीटा की जगह L/r² प्लस L² इसकी पावर 1/2 रख देंगे। अब देखिए, अब बच्चों E = हम कहेंगे 1/4πε0 के 2QL, क्योंकि ऊपर 2QL है और यहाँ पे बच्चों देखो इसका पावर 1 है, उसका पावर ½ है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो r² L² की पावर 1 + 1/2 हो जाएगी। E = 1/4πε0 के 2QL जो होता है वह होता है P, तो 2QL की जगह मैंने P रख दिया, r² प्लस L² इसकी पावर 3/2।
अब जो चीज़ हमने फर्स्ट में एज्यूम करी थी यानी अक्षीय स्थिति में, वही चीज़ इसमें भी एज्यूम करेंगे कि ये जो एल है वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और एल का मान जो आर के अपेक्षा है वह बेहद छोटा होगा, या फिर कह सकते हैं कि आर का मान जो होगा बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि एल जो है वो छोटा है आर से, और जब छोटी चीज का बच्चों स्क्वायर करते हैं तो वह और भी छोटा हो जाता है, यानी इसको इज वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर। इसलिए हम क्या करेंगे, आर की तुलना में एल को छोड़ देंगे। तो आर की तुलना में एल को छोड़ने पर, तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे, बस एल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो देखिए E = 1/4πε0 के P/r² और प्लस एल स्क्वायर हट गया तो पावर इसकी 3/2 लिखी जाएगी। बच्चों इसको पावर 2 से यहाँ 2 कट जाएगा और आपका बचेगा E = 1/4πε0 के P/ और यह r की पावर 3 हो जाएगा P/r³। यह क्या होता है, यही आपके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो बच्चों इसे आप देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। अगर किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को भी कोई भी दिक्कत होती है तो वह कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।